जेटेट और शिक्षक संबंधी अन्य परीक्षाओं सहित सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और अगर हम इसे अच्छा से जानेंगे और इसको अच्छा से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से जेटेट में और सीटेट के अलावे शिक्षक की अन्य परीक्षाओं में हम बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं। और किसी भी तरह से टेट के अन्य एग्जाम में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तब बाल विकास के सिद्धांत को एकदम जानना होगा, उसको समझना होगा कि आखिर बाल विकास का सिद्धांत है क्या। ऐसे आप अन्य किसी भी सब्जेक्ट में देख लीजिए, चाहे वो विज्ञान का सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ का सब्जेक्ट हो, चाहे वो किसी भी अन्य सब्जेक्ट हो, तो हर किसी में सिद्धांत होते हैं। तो बाल विकास के रूप में इसके अनेक सिद्धांत हैं और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए हैं बाल विकास से संबंधित। जैसे देखिए कि विकास हमेशा क्या होता है कि एक परिवर्तनशील श्रृंखला की तरह है। तो विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है। एकदम ध्यान देना है कि बच्चा जो है भ्रूण अवस्था से, मां के गर्भ से लेकर के एकदम प्रौढ़ा अवस्था से लेकर के वृद्धा अवस्था तक विकास इसका गुजरते रहता है। वहीं देखिए विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और नवीन विशिष्टताएं प्रकट होती हैं। तो यहां ध्यान देना है, नवीन योग्यताएं, बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ नया करना ही चाहता है। आप अक्सर देखते होंगे घर में, आप अपने बच्चों को देखिएगा कि कुछ ना कुछ नए नए चीज में वो लगे रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ आपको दिख रहा है छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं और ये सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, एक साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनमें ये चीज भावनाएं जो जग रही हैं, ये हमेशा कुछ नया चीज करने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं आगे देखिए कि बालक के विकास की यह प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो निश्चित रूप से यह एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से संपन्न होती है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है जिन्हें विकास के सिद्धांत कहे जाते हैं। आगे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है। आप ध्यान से सुने कि बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है। कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद उसी में से कुछ विशिष्ट बातें जुड़ती चली जाती हैं। वहीं देखिए कि बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद वह विशिष्ट रूप को धारण करता है। उदाहरण के लिए प्रारंभ में बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए सामान्य अंगों का प्रयोग में लाता है, किंतु बाद में वह उस वस्तु को पकड़ने के लिए अपने विशिष्ट अंग का प्रयोग करता है। जैसे कि देखते कि शैशव अवस्था में बालक किसी वस्तु को देखकर उसे पकड़ने के लिए हाथ, पैर, मुंह, सिर आदि सभी को चलाता है। हाथ भी ऊपर कर देगा, पैर भी ऊपर करने लगेगा, माथा भी ऊपर की ओर करने लगेगा उन चीजों को पकड़ने के लिए। परंतु जब वह बड़ा होता है, उसमें विकास होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है, तब वो क्या करता है, उसी चीज को करने के लिए, उसी चीज को पकड़ने के लिए वह हाथ की प्रतिक्रिया करता है। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि उसके अनेक क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। आगे सतत विकास का सिद्धांत, हम चर्चा कर रहे हैं सतत विकास के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ा अवस्था तक सतत रूप से चलता रहता है। मानव का विकास जो है कभी तीव्र गति से या फिर कभी मंद गति से भी होती है। उदाहरण स्वरूप हम आपको बताना चाहेंगे, आप जो अभी देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं गर्भ में लगभग 5 या 6 माह का भ्रूण अवस्था में बालक आपको दिख रहा है। यह जो है यहाँ पर आपको यह समझना है कि इस भ्रूण अवस्था में ही बालक का दांतों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। परंतु इनके दांत हमें कब नजर आते हैं, जन्म के 6 माह बाद इनके दांत हमें नजर आते हैं। 6 माह बाद जो है इनके दांत मसूड़ों से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस विकास की गति को हम क्या कहेंगे,
सतत विकास का सिद्धांत कहेंगे। अगर इसी पर आपको प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक का भ्रूण अवस्था में जब वह 5 माह का रहता है उस समय से उनके दांतों में विकास होना प्रारंभ हो जाता है, मसूड़ों में दांत के लिए विकास होना प्रारंभ हो जाता है और वह 6 माह बाद हमें नजर आता है, तो यह किस विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो आंसर आपका क्या होगा? सतत विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। आगे है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इस सिद्धांत में समझना यह आवश्यक है कि बालक के विभिन्न प्रकार के जो गुण होते हैं वे सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक गुण का विकास जिस प्रकार से हो रहा होता है उसी प्रकार से उनके अन्य गुणों का भी विकास उसी अनुपात में होता है। जैसे कि आप उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं कि तीव्र बुद्धि वाले बालक का जो विकास होता है, उसका जो मानसिक विकास होता है, उसी के साथ उसका शारीरिक और सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है। उसी प्रकार से कोई अगर मंद बुद्धि वाला बालक है तो आप निश्चित रूप से वहां आप आकलन करते होंगे कि उसका शारीरिक विकास एवं सामाजिक विकास भी जो होता है वो मंद गति से होता है। तो अगर प्रश्न आता है कि अगर कोई तीव्र बुद्धि वाला बालक है और उसका सामाजिक एवं शारीरिक विकास तीव्र गति से हो रहा है, वहीं एक मंद बुद्धि वाला बालक है और उसका शारीरिक और सामाजिक विकास मंद गति से हो रहा है, तो ये दोनों बातें किस सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे? तो आपका आंसर वहां जाना चाहिए, वह आंसर होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। आगे है शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के सभी अंगों का विकास एक गति से नहीं होता, एकदम यहां ध्यान रखना है, इस बात को एकदम आपको क्लियर समझ लेना है कि शरीर के सभी अंगों का विकास एक गति से नहीं होता है, इनके विकास की गति में भिन्नता पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं बालक का 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क जो होता है वो विकसित हो जाता है, वहीं हाथ, पैर, नाक, मुंह का विकास किशोरा अवस्था तक चलता है। तो आगे आप देखते हैं कि जो बालक होता है इसका जो मानसिक पक्ष जो होता है वो सामान्य बुद्धि का विकास 14 से 15 वर्ष की आयु तक पूर्ण होता है, परंतु बालक का जो तार्किक शक्ति होता है, तर्क करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे विकसित होती है। तो इससे किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं कि 6 वर्षों तक बालक का मस्तिष्क विकसित हो जाता है, वहीं बालक का हाथ, पैर, नाक, मुंह का विकास जो है वो किशोरा अवस्था तक होता है। साथ ही साथ 14 से 15 वर्षों तक की आयु में बालक का मानसिक विकास होता है और तार्किक क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। तो यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो आपका आंसर जाना चाहिए, यह सिद्धांत शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है और आपका आंसर भी यही जाना चाहिए। विकास की दिशा का सिद्धांत, अगला हम सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत। अक्सर इससे भी प्रश्न आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसको केंद्र परिधि की ओर विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसमें देखिए विकास जो होता है सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। आप सभी छोटे छोटे बच्चों को देखते होंगे, छोटे से छोटे बच्चों को जब आप देखते होंगे तो देखते होंगे कि सबसे पहले वो जो बच्चा होता है सर उठाना प्रारंभ करता है, उसके बाद धीरे धीरे हाथ को जो है वो ऊपर की ओर ले जाता है, हाथ को फैलाना सीखता है। उसके बाद भी आप देखते होंगे कि उसके बाद लास्ट में वो क्या करता है, पैर चलाना सीखता है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत को सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में जाना जाता है। वहीं देखिए कि आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि बालक जन्म के कुछ समय बाद ही सर्वप्रथम अपने सिर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है और लगभग 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर थोड़ा सा धीरे से बैठने की भी कोशिश करने लगता है और बालक एकाएक चलना नहीं सीखता है, वो धीरे धीरे घिसट घिसट करके चलना प्रारंभ करता है और लगभग 1 वर्ष की अवस्था जब होती है तब वह अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने लगता है। तो इस प्रकार से अगर इससे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं, आपका प्रश्न इस प्रकार से आए
कि बालक सबसे पहले अपना सर उठाना सीखता है, घिसट घिसट कर चलना प्रारंभ करता है और लगभग 1 वर्ष की अवस्था में वह अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करता है। तो यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए विकास की दिशा का सिद्धांत। आगे हम देखते हैं अगला सिद्धांत है वो भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलरिटी। विकास का क्रम एक समान हो सकता है। देखिए एकदम यहां ध्यान दीजिएगा, एकदम इस पॉइंट को केयर कीजिएगा कि विकास का क्रम एक समान हो सकता है, किंतु गति, जो विकास की गति होती है वो एक समान नहीं होती। विकास की गति शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में तीव्र होती है। यहां ध्यान देना है, शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में तीव्र होती है। अक्सर आप बच्चों को देखते होंगे कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा 14 से 15 वर्ष की अवस्था में वृद्धि करता है, विकास होता है, परंतु जैसे ही वो किशोरा अवस्था की वो पार करता है, किशोरा अवस्था दैट मीन्स लगभग 14-15 वर्ष की अवस्था को क्रॉस करता है, तो उसकी जो गति होती है, विकास करने की जो गति होती है, वहां से धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाती है। दैट मीन्स आपको यह ध्यान देना है, शैशवावस्था से किशोरा अवस्था तक विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे होती है। तो यही हमें ध्यान देना है कि विकास की गति एक समान हमेशा नहीं होती रहती है। किशोरावस्था तक होगी, प्रौढ़ावस्था तक होगी, लेकिन इसके बाद धीरे 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 जो हाइट बढ़ता है वो बंद हो जाता है बढ़ना। मानसिक विकास जो होता है वो धीरे 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 हमेशा चलते रहता है। तो इन सब बातों का हमें भिन्नता के सिद्धांत में ध्यान रखना है। वही इस बात का ज्यादा ख्याल रखना है कि बालक एवं बालिकाएं दोनों में विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। आप देखेंगे कि खास करके बालिकाओं में देखेंगे कि वो जल्दी से जल्दी बोलना सीख लेती हैं। बालक उसके अपेक्षा, बालिकाओं की अपेक्षा कुछ समय ज्यादा लेते हैं बोलने के लिए। तो इन दोनों में क्या होता है, विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। और जब इन सभी बातों को पूछा जाएगा, इस सभी बातों से अगर प्रश्न आते हैं, तो वह किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? वो आएगा भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत। आगे हम चर्चा करना चाहेंगे आपके बीच निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। आप इसमें छोटी सी बात को ध्यान रखना है कि विकास की प्रक्रिया एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, और इसका नींव जो होता है वो बालक के जन्म के साथ ही पड़ जाता है और निरंतर चलता रहता है। जब तक विकास का चरम सीमा बालक नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक यह गति चलता रहता है। इसी को हम जानेंगे निरंतर विकास का सिद्धांत। आगे है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। एकदम यहां ध्यान देना है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि एक बालक है, पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बालक पहले क्या करता है, पहले पूरे हाथ को यूज करना प्रारंभ करता है, फिर धीरे धीरे अपनी अंगुलियों को यूज करना प्रारंभ करता है। लेकिन जब आगे उसका विकास होता है तो एक साथ अपना हाथ भी उठाएगा और हाथ के साथ साथ अपनी अंगुलियों का भी प्रयोग करेगा। तो इस सिद्धांत को, इस प्रकार की प्रक्रिया को, इस प्रकार की विकास को हम किन बात से जानेंगे? इसे हम एकीकरण के सिद्धांत के नाम से जानेंगे। आगे हम देख रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एकदम यहां से ध्यान देना है कि इस सिद्धांत से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत ये कहता है कि बालकों के विकास के क्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। इसके प्रभाव के कारण विकास की गति में अंतर आ जाता है। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की विकास की गति मंद होती है। आप यहां देख रहे हैं कि एक झुंड में आपके बच्चों नजर आ रहे हैं जो लगभग एक ही उम्र के हैं, परंतु किसी का जो हाइट है वो ज्यादा है, किसी का हाइट कम है। तो यहाँ क्या है, इनके विकास में भिन्नताएं हैं। किसी का विकास
जो हाइट का है वो तेज गति से हुआ, किसी का हाइट मंद गति से विकसित हुआ। तो इस प्रकार से इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं, इन बच्चों का जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहां हम देख रहे हैं कि इन दोनों के जो कंपैरिजन हम करना चाह रहे हैं, इन दोनों में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। इन्हीं सब चीजों को हम व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत के अंतर्गत जानेंगे। अगर ये प्रश्न आता है, एक ही उम्र के बच्चे, एक का जो हाइट है, एक की ऊंचाई है वो 4 फीट है और एक की ऊंचाई 3 फीट है, तो आप इसे किस सिद्धांत के अंतर्गत लाते हैं? तो आपका आंसर जाना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत।